जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यू। ध्यान में रखिएगा, आज की जो क्लास रहेगी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लांट ऑपरेटर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो एनपीसीआईएल कैगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो जितने भी प्लांट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट रहेंगे, मतलब कि जो ऑपरेटर के नाम से यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है, इसमें जो आपका एडवांस टेस्ट होता है इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आज आप समझोगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपको टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी लोग क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ हम्बल रिक्वेस्टेड रहेगी मेरी कि अगर आप किसी भी पीएससी आदि की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने 10th 12th आईटीआई या ग्रेजुएशन डिप्लोमा आदि किया है, तो हम जॉब रिलेटेड अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं, उसकी क्लासेस आदि भी चलाते हैं, खासतौर पे टेक्निकल एग्जामों के लिए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको कंटिन्यूसली ऐसी क्लासेस फिर मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो प्लांट ऑपरेटर वाला एग्जाम होता है इसमें आपके दो फेजेज में एग्जाम होते हैं, एक आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक एडवांस टेस्ट। दोनों में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सेकेंड एग्जाम होता है जिसको कि आप एडवांस टेस्ट कहते हो, इसी पे आपकी मेरिट बनती है। पहले एग्जाम की भी आपको यहाँ पर अच्छे से ही देना, क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीज़ें होती है, वह मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, तब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तब टाई होता है, तब प्री एग्जाम जो आपका फर्स्ट होता है इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन आज की क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना जरूरी है कि आपका विद्युत हो गया, चुंबक हो गया, इस टॉपिक से मैंने देखा है कि एडवांस टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहे हैं। तो जो आपका लास्ट वाला एग्जाम था, जैसे कि बीएआरसी हो गया, मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर भी हमने क्लासेस करवाई थी। एनपीसीआईएल की और भी अदर यूनिट की क्लासेस करवाई थी, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार जाकर वहाँ पर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है, मतलब जो प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको भी, तो भी आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। लास्ट टाइम जो रावत भाटा वाली वैकेंसी थी इसके लिए मैंने आपके लिए क्लासेस नहीं लाई थी, क्योंकि तब मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए रावत भाटा वाली वैकेंसी की आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाई थी। लेकिन अब श्योरिटी के साथ में आपको पूरी पर डे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और रोज आपको इसी टाइम पे रोज जुड़ना है, तो आपको यहाँ पर एक क्लासेस भी मिलती रहेगी। तो चलिए, आज हम प्लांट ऑपरेटर में जो एडवांस टेस्ट में आपको साइंस पूछा जाता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे हम 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके प्रीवाइज ईयर के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए ई बुक बनाई हुई है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यह जो आपकी ई बुक हमने आपके लिए बनाई हुई है, इसमें आप देख सकते हो एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर के लिए ई बुक रहेगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखते चलिएगा, मैं सब कुछ इसमें आपको क्लियर करते हुए भी चलूँगा। तो जो आपका एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर है इसी के लिए स्पेशली ई बुक बनाई गई है। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स है, मतलब कि आपका जो एनपीसीआईएल का प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम होता है इसका आपका कंप्लीट कोर्स है, जो कि 12th स्टैंडर्ड का रहता है। आप सभी जानते होंगे कि आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला एग्ज़ाम में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो एडवांस टेस्ट होता है इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन, जहाँ से आपका कट ऑफ बहुत अच्छे से हाई जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के भी आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्लासेज में भी समझते हुए चलेंगे। इस ई बुक की बात करें तो इसका प्राइस ओनली फॉर 130 है। यह पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। टॉप 5000 क्वेश्चन है, किस टाइप की रहेगी मैं यहीं पे आपको पहले एक बार इसका डेमो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े। जैसे मान लीजिए आपका यह क्वेश्चन है, जैसे हम आज भी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ऑप्शन भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखिएगा क्वालिटी भी आप देख सकते हो, हर चीज़। तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और जो इसका आंसर है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेट कर दिया गया है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप की ई बुक मिलेगी। इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे कि जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर इसका दिया हुआ है। आगे और क्या क्या, तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सभी कुछ इसमें अवेलेबल है। इसी के साथ में आपका जीके भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जैसे मैथ्स पे चलते हैं, आपके कितने क्वेश्चन है देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपके अलग से है ही,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2000 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे, मतलब एनपीसीआईएल की अदर्स यूनिट जो भी होती है, विभिन्न प्रकार के यूनिट हो गया, बीआरसी के यूनिट हो गया, यहाँ पर भी जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो या प्रीवियस ईयर के जो पेपर के क्वेश्चन हो। इसके बाद इसमें टॉपिक वाइज आपको वह मिलेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस टाइप में मिल जाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें यहाँ पर और अदर जीके वगैरह की बात करें तो वह भी देखते चलिएगा। मैंने आपको साइंस का पहले बता दिया, साइंस का क्या सिनारियो रहने वाला है। अब यहाँ पर इसको भी देखते चलिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं, हाँ, ये आपके क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, कैसे कैसे इसमें दिया हुआ है सब कुछ आप देखते चलिए। मैं आपको बता देता हूँ हर टॉपिक के आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर यह टॉपिक है आपका, आप देखते चलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यह है डेसिमल वाला टॉपिक, डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब इसके बाद में क्या है, तो जो आपको जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यह तो ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, या आप ध्यान से समझते चलिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, जस्ट इसी टॉपिक के नीचे आपको, इसी टॉपिक के नीचे आपको इसके आंसर मिल जाएगा, आंसर शीट, और इसी के नीचे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो इस टाइप की यह ई बुक रहने वाली है। आपको बेहतरीन तैयारी करना है, अच्छी प्रैक्टिस करना है। तो जिस लेवल की मैथ्स, जिस लेवल की आपको साइंस, जिस लेवल का आपको जीके पूछा जाता है वह भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर आप यह सारी चीज़ें देख सकते हो। जीके की बात करें तो सिर्फ जीके एक ऐसा है जो आपका वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। तो यह मैंने आपको बता दिया कि जीके आपका वन लाइनर फॉर्म में रहेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन का आंसर, और अगर हम बात करें इसमें तो आपको बोथ लैंग्वेज में भी यह मिल जाएगी। और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एनपीसीआईएल हो गया, बीएआरसी जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, हेवी वाटर बोर्ड हो गया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं लेवल के क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यह चीज़ें आप भली भांति समझ चुके होंगे कि ई बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो इस पूरे 5000 क्वेश्चन का प्राइस ओनली फॉर आपका जो रहने वाला है वह रहने वाला है 130, जो कि एक डिस्काउंट प्राइस है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, मैंने बता दिया। जो 2000 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के थे वह भी हमने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में इंक्लूड कर दिए। यह हमने रावत भाटा के टाइम ही बनाई थी, लेकिन कुछ कारण से मैं उसकी क्लासेस आदि नहीं ले पाया, तो इसकी जानकारी भी नहीं दे पाया था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाइए, आप यह ई बुक बाय कर सकते हो, लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अभी से बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि लगभग 1 से 2 महीने में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो एडवांस टेस्ट के लिए भी यह बेस्ट रहेगी, और आपका जो फर्स्ट एग्जाम होता है, मतलब कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके लिए भी। तो प्रारंभिक परीक्षा भी आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी, और एडवांस टेस्ट भी, दोनों कोर्स आपको इसमें मिल जाएगी, क्योंकि इसमें उसी लेवल के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो प्लांट ऑपरेटर में पूछे जाते हैं उनके दोनों एग्जाम में। चाहे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आए, चाहे टफ आए, चाहे इजी आए, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आज की क्लास को हम यहाँ पर देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन, मैराथन टाइप आपकी ये क्लास रहने वाली है। सभी लोग पेशेंस बना के इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हद तक आपको हेल्प मिलते जाएगी हमारी क्लासेस से। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम आपको क्लासेस लाते, फालतू की चीज़ें हम ज़्यादा आपको नहीं बताते, आपके स्टडी से रिलेटेड ही जो जानकारी है वही बताते। तो देखिए हम आपके उसी पीडीएफ के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एडवांस टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि जब एक बार चुंबक को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगी? क्या उसकी ध्रुवीय क्षमता दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, शून्य हो जाती है, या पूर्ववृत्त बनी रहती है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना टफ लेवल का, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं। देखिए, व्हेन अ बार मैग्नेट इज अ कट इनटू 2 इक्वल हेवल्स इन द पोल रेट ऑफ ईच पीस, मतलब तो प्रत्येक भाग की ध्रुवण क्षमता कैसी होगी? तो इसके जब चुंबक के 2 भाग कर दे जाए तब भी इसकी ध्रुवण क्षमता सेम ही बनी होती है, मतलब कि पूर्ववृत्त ही बनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक में तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? क्या उसको हम डिफेक्टिव पोल्स कहते हैं, मतलब कि डिफेक्टिव ध्रुव कहते हैं,
संगत ध्रुव कहते हैं, एक्स्ट्रा या अतिरिक्त ध्रुव कहते हैं, या एक पक्षीय ध्रुव कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कंसेक्टेंस पोल, मतलब कि संगत ध्रुव। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अंग्रेजी वाले या इंग्लिश वाले इंग्लिश भी देखते चलिएगा, हिंदी वाले हिंदी भी देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण के चारों तरफ ढक दिया जाता है। मतलब कि चुंबकीय प्रभाव से बचाना है तो क्या आप लोहे के आवरण से ढकोगे, रबर के आवरण से ढकोगे, कांस्य के आवरण से ढकोगे, या शीशाकृत आवरण से ढकोगे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने इसमें सोचा है करेक्ट आंसर रबर का आवरण, क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ बात की जा रही है चुंबकीय प्रभाव की, तो लोहा तो हो नहीं सकता, मतलब कि आयरन तो कैंसिल हो जाएगा, ब्रास भी हो जाएगा, शीशाकृत आवरण भी हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रबर। तो किससे ढकेंगे? रबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है, पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इनटू सॉलिड स्टेट इज। मतलब कि ठोस अवस्था में वह पदार्थ है, इसमें जो विद्युत है प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है, उसे क्या कहेंगे? तो मतलब कुल मिला के यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के पूछा गया है। यहाँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इसलिए पूछा गया, यही अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन है, तब आप इसमें से क्या लगाते? डेफिनेटली आप ग्रेफाइट लगाते, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे पूछ लिया गया है, पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होती है। तो ठोस तो यहाँ पर हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, आयोडीन भी है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ग्रेफाइट रहेगा। तो इस टाइप का आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट परीक्षा में भी बहुत अच्छे से रखना है, एग्जामिनेशन में भी, ताकि क्वेश्चन को आप समझ सको, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अच्छा चालक कौन है या विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? देखिए, क्या ड्राई हेयर जो होती है, शुष्क हवा, वह विद्युत की अच्छी सुचालक होती है? पेपर होता है, मिट्टी का तेल होता है, या ग्रेफाइट होता है? तो बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया था, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ग्रेफाइट। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, उपकरण जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, मतलब को इसी से डीसी की बात यहाँ पर की गई है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, वह क्या है? तो क्या वह उपकरण दोलक है? दोलक आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्सिलेटर है, या यहाँ पर एम्पलीफायर है, मतलब कि विस्तारक है, या रेक्टिफायर है, या नॉन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। और रेक्टिफायर को ही क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफायर को ही कहा जाता है दिष्टकारी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में लगा घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज गल जाता है जब इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या क्या बहुत अधिक बढ़ेगा? मतलब कि हाई रेज हो जाएगा, आवेश अधिक बढ़ेगा, तब गल जाएगा आपका विद्युत का फ्यूज, या विद्युत धारा, या प्रतिरोध, या संधारित्र? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि यही एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक वाला, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस टॉपिक को, मैं आपको सिलेबस में यह सारी चीजें बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, द डिवाइस यूज ऑफ चेंज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। क्या? इलेक्ट्रिक फैन की स्पीड को चेंज करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं, स्विच कहते हैं, या रेक्टिफायर कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम रेगुलेटर, और रेगुलेटर को ही कहा जाता है गति नियामक। ऐसा जो बना होता है गोल टाइप का, आपने देखा होगा पंखे कूलर आदि में भी लगा होता है, यह होता है आपका रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर होता है, और इसी को कहा जाता है गति नियामक। क्या कहा जाता है? गति नियामक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर में कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, यह मल्टीपल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल विद्युत धारा को कुचालक होता है, क्यों?
जो आपका यहाँ पर प्योर वाटर होता है, क्या होता है, प्योर वाटर की यहाँ पर बात की गई है, यह वेट कंडक्टर होता है। क्यों होता है, आप सभी को पता है। जैसे क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली इस रूप में पूछा जा सकता है अगर फर्स्ट एग्जाम में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट में आए तो। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, तो क्यों होता है। तो इतने डीप तक अगर आपकी तैयारी रहेगी तो बिल्कुल आप एग्जाम को यहाँ पर जरूर फोड़ोगे। अब ऑप्शन देखिए, क्या निर्बलीकृत के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है, आयनीकृत होता है इसीलिए, या यह बहुत अच्छा विलायक होता है इसलिए, या अध्रुवीय विलायक होता है इसलिए। क्यों कुचालक होता है, तो यह एक अध्रुवीय विलायक होता है, मतलब इसमें ध्रुव नहीं होते, इस टाइप का यह विलायक होता है, अ नॉन पोलर ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धात्विक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, यह जो मेटल वायर में बहता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, इसका कारण क्या है, किस रीजन से, क्या इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, या होल के कारण। तो इसका आंसर तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है। क्या, उष्मा का तो सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है, मतलब इसमें हीट तो जा सकती है लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वह नहीं जा सकती। तो यह क्या हो सकता है, ऑप्शन देखिए आपके, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करेक्ट यह पता रहना चाहिए, उसे कहा जाता है माइका। माइका मतलब कि अभ्रक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर क्लास की अपडेट और इसके पीडीएफ आदि भी आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ही स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कैंडिडेट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित को घटते हुए विद्युत सुचालकता के अनुसार व्यवस्थित करें। घटती हुई विद्युत सुचालक का यहाँ पर आप ध्यान से रखिएगा, अरेंज करना है आपको ऑर्डर इन डिक्रीज कंडक्टिविटी, मतलब इनकी कंडक्टिविटी घटते हुए होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले दिया है आपको तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील या चांदी, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कापर या स्टील। आप यहाँ पर समझते चलिएगा, अगर आपने इसमें से एक चीज पकड़ ली कि सबसे ज्यादा विद्युत जो होती है इसका सुचालक कौन होता है, तो आप यहाँ पर आंसर बराबर लगा लोगे। यहाँ पर आप देखिए मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है, सिल्वर सबसे अच्छा होता है, मतलब कि चांदी जो होती है विद्युत की बेस्ट कंडक्टर होती है। इसके बाद कापर आ जाएगा, आपने देखा होगा इसके वायर अधिकतर बने होते हैं अच्छे कामों के लिए। उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा और उसके बाद आएगा स्टील। तो फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखना है, यह आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिल्वर, कापर, एल्यूमिनियम और स्टील। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो तांबे की तार की लंबाई है, इसको दोगुना कर दिया गया, मतलब तार की लंबाई मान लीजिए यहाँ पर थी 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई को कर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो बताएं इसके प्रतिरोध जो होता है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या रेजिस्टेंस 4 टाइम, मतलब कि 4 गुना हो जाएगा, जिसको कि आप 1/4 कह सकते हो। 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इसको आएगा 1/4, 1/4। 4 गुना मतलब मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर 4 गुना, मतलब यह पूछा है कि क्या यह 4 गुना हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, या 1/4 1/1/4 हो जाएगा, या डबल हो जाएगा, या आधा रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा कि तार की लंबाई आपने तो बढ़ा दी, क्या किया, तार की लंबाई बढ़ा दी, तो जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, दुगना, क्योंकि तार की लंबाई हमने की है डबल। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चनों को आपको समझते हुए चलना है, मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करेक्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्कल इज कॉल्ड।
एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के उपयोगी सीमा का निर्धारण करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी आपको समझते हुए चलना है। तो विद्युत धारा की सीमा का निर्धारण का मतलब है कि अगर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बह रही हो तो वह गल जाए, उसको निर्धारित करके रखे कि इतनी ही यहाँ पर विद्युत जो है इससे पास हो सके। ऐसा कौन करता है? तो यह करता है फ्यूज। कौन करता है? फ्यूज करता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा गया केबल को भू संपर्क तार अथवा अर्थ से जोड़ा जाता है, किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है किस लिए जोड़ा जाता है। तो देखिए, केबल को भू संपर्क या तार अथवा अर्थ से इसीलिए जोड़ा जाता है कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज से किससे जोड़ा जाता है? फ्यूज से जोड़ा जाता है। तो उपकरण के फ्यूज से जोड़ा जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडीशन में अगर ज़्यादा हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो जमीन के अंदर चली जाए, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इस वाली क्लास में अधिकतर आपका चुंबक हो गया, मतलब कि मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आज की इस क्लास में। अगला क्वेश्चन है धातु जिसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है, क्या आएगा वह धातु? तो आप सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि चांदी जो होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी की विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? तो जो गतिशील विद्युत आवेश होते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार। ध्यान से समझिएगा कि धातु निम्न की बनी होती है। कुल मिला के यहाँ पर बताना है आपको कि जो आपका फ्यूज तार होता है किसका बना होता है। निम्न की मतलब कि क्या? प्रतिरोध, गलनांक बिंदु, विशिष्ट गुरुत्व या चालकता। विद्युत घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु निम्न होती है। कैसी होती है वह यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि यही होता है मेन इसका कारण कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अधिक हो, शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो जाए तब इसको गलना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार बना होता है। यहाँ पर आपको पूछा गया क्वेश्चन जो कि हम पिछले इसमें सोच रहे थे कि फ्यूज तार बना होता है। मेटल कौन कौन से यूज किए जाते हैं फ्यूज तार बनाने के लिए? तो फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है टिन प्लस लेड। क्या किया जाता है? टिन प्लस लेड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा अलाय होता है यह टिन और लेड का। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज तार टिन और लेड के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वर्क विथ। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो जो एक ट्रांसफार्मर होता है यह किसके साथ कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट ओनली। क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का। मस्त क्वेश्चन है। इसमें आपसे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का अच्छा चालक है? तो बताइए, क्या माइका है, एज्बेस्टर है, सेलुलाइड है या पैराफिन मोम है? तो इसमें से आप देखते ही समझ गए होंगे कि माइका है। क्या है? माइका है। और माइका कैसा है? तो आपने अभी देखा था कि यह उष्मा को तो जाने देता है, पास होने देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक को नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर उष्मा का पूछा है, यही इलेक्ट्रिक का आता तो फिर माइका नहीं होता। तो अभी की कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर ए है। इसी टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है, आपको लगता है कि अरे हम तो सही करके आए थे, राइट क्वेश्चन का आंसर लगाए थे, गलत कैसे हो गया, रॉन्ग कैसे हो गया। तो यह आपको समझते चलना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कुछ नियमों से संबंधित है, जैसे कि फेराडे की मात्रात्मक इकाई क्या है? फेराडे इज यूनिट ऑफ, मतलब फेराडे की यूनिट क्या है? तो फेराडे की यूनिट है धारिता, मतलब कि कैपेसिटेंस। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम किस संदर्भ के लिए मान्य है? या अर्धचालक के लिए, मतलब कि सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, या अतिचालक मतलब कि सुपर कंडक्टर के लिए, या इंसुलेटर मतलब कि अवरोधक के लिए? तो ओम का नियम होता है कंडक्टर के लिए। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चालक में प्रभावित धारा संबंधित है। अ करंट कैरिंग कंडक्ट इज एसोसिएट विथ। चालक में प्रभावित धारा संबंधित है, तो यह प्रभावित धारा संबंधित है एक चुंबकीय क्षेत्र से। किससे?
एक चुंबकीय क्षेत्र से है, तो ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक वह पदार्थ है जो, अतिचालक वह पदार्थ है जो, ऑप्शन है आपके, अतिचालक बोला है आपके मतलब कि सुपर कंडक्टर की बात की गई है यहाँ पे। तो अतिचालक कौन सा पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। अगला ऑप्शन है निम्न तापमान पर विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं या उच्च तापमान पर विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं या विद्युत धारा प्रवाह में उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। बात की गई है यहाँ पर अतिचालक की, तो अतिचालक क्या होगा, जो न्यूनतम प्रतिरोध प्रदर्शित करेगी, मतलब कि मिनिमम रेजिस्टेंस जो यहाँ पर देगा वही होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विद्युत धारा के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम प्रतिरोध होगा तभी तो वह सुपर कंडक्टर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है, चालक में मतलब कि कंडक्टर में तो क्या होता है क्या नहीं होता है आपको बताना है। इनमें कोई चालक बंद नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी है इनमें नी विद्युत ऊर्जा अंतराल बहुत विस्तृत होता है, यहाँ पर आप इंग्लिश भी देख सकते हो, ऑर्बिटेंट एनर्जी गैप इज वेरी वाइड। सी ऑप्शन है आपका इनमें निर्दिष्ट ऊर्जा अंतराल बहुत संकीर्ण होता है, और डी ऑप्शन है आपका संयोजन बिंद और चालन बंद परस्पर अतिव्यापन करते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वह रहेगा संयोजक बंध और चालक, क्या संयोजक बॉन्ड और चालक बंध परस्पर अतिव्यापन करते हैं, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैलेंस बैंड अ कंडक्टर बैंड ओवरलैप इच अदर, क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रवाह की मात्रात्मक इकाई क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है आपको पता रहना चाहिए, वेबर होती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 29 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है किसी विद्युत चालक में दोनों अंतिम सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाप उसके बीच के अंतराल क्षमता के विभवांतर के समानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है। तो यह क्या एवोगैड्रो का नियम कहलाएगा, राउल्ट का नियम कहलाएगा, ओम का नियम कहलाएगा या फेराडे का नियम कहलाएगा। तो सभी को पता है ओम का नियम ही है, क्या है ओम का नियम है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अतिचालकता पहला सिद्धांत है। तो अतिचालकता का पहला सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा गिंजन वर्ग लेडो सिद्धांत, क्या है गिंजन वर्ग लेडो सिद्धांत है, आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओमिक चालक है। तो ओमिक चालक कौन है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है इसका, जो कि होता है चांदी, और वहाँ आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी में, क्या आ जाएगा चांदी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 32 नंबर का, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके साथ संबंधित है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल्स यहाँ पर पूछा गया, यह किसके साथ संबंधित है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करंट के, मतलब कि धारा पर विद्युतीय क्षेत्र के, या चुंबक पर विद्युतीय क्षेत्र के, या चुंबक पर विद्युतीय क्षेत्र के, मतलब यहाँ पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोला गया है, ध्यान में रखिएगा, या आपका डी ऑप्शन है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से, मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है इस क्वेश्चन का डी, क्या आता है डी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते हैं। तो जो विद्युत चुंबक होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो होते हैं, यह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको यह पहले से ही पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। फ्यूज की बात यहाँ पर फिर से आ गई है। तो फ्यूज कैसा होता है, जीवित तार के साथ श्रृंखला, मतलब कि सीरीज विथ लाइव, जिस तार में करंट फ्लो हो रहा उसके साथ, मतलब कि आप सीधा समझ सकते हो फ्यूज के मतलब कि आपके फेस के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, सीमेंस को किस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है। जो सीमेंस होता है इसको मापा जाता है विद्युत चालकता द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सॉरी थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है ऊपर चला गया, ये आ गया आपका क्वेश्चन यहाँ से होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भौतिक राशि, क्या बोला गया है
सॉरी, एक क्वेश्चन और छूट गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर था वो, ये आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर का। भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या है। फिजिकल यहाँ पर आपको क्वांटिटी पूछा गया है, मतलब कि भौतिक राशि पूछा गया है धारिता की मात्रात्मक इकाई की, और वह क्या हो जाएगी? वेबर, फेराडे, टेस्ला या ओम। तो वह होती है फेराडे। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें आपसे पूछा गया भौतिक राशि इंडक्टेंस अथवा प्रेरण की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है, क्या है? क्या वेबर है, फेराडे है, हेनरी है या टेस्ला है? तो वह है हेनरी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय प्रतिबाधा की अंतरराष्ट्रीय मात्रात्मक इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इम्पेडेंस की यहाँ पर यूनिट बताना है, और वह होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है, जो कि आपको ए में ही मिल जाएगा। तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं ना, सभी क्वेश्चन, चाहे वो मॉडरेट लेवल का हो या इजी लेवल का हो, सभी क्वेश्चन आपको आज के इस क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो लगभग लगभग आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर तो नहीं ही जाएगा। उसके बाद हम सीरीज वाइज जब डिस्कस करेंगे तब और भी आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो उक्त में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? मतलब आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हो कि इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीसेबल दैट इज अ नंबर रेजिस्टेंस शॉल्ड बी कनेक्टेड इन। मतलब डिक्रीज करने की बात की गई है, कम करने की बात की गई है। तो कैसे कम करेंगे? क्या इसको सीरीज में, मतलब कि श्रृंखला में कम करेंगे, या पैरेललिज्म मतलब कि समानांतरता में, या मिक्स करके, या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा समानांतर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समानांतर। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मजेदार दिखेंगे। विद्युत हीटर में प्रयुक्त कुंडली में प्रयुक्त होता है। तो जो विद्युत हीटर होता है इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का प्रयोग विस्तारक उपकरण के रूप में किया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है जो कि एम्पलीफाइंग डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना है, वह होता है आपका ट्रांजिस्टर। क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत की में आईसी का पूरा नाम क्या है? आईसी का पूरा नाम आपको बताना है। क्या आंतरिक परिपथ मतलब कि इंटरनल सर्किट है, या इंटरनल सर्किट मतलब कि मुक्त परिपथ है, या इंटीग्रेबल सर्किट है मतलब कि एकीकृत परिपथ है, या इनबिल्डेड सर्किट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा? इंटरगेटेड सर्किट रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, ट्रांसफार्मर एक उपकरण जो बदलता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? यह क्या बदलता है? क्या डीसी को बदलता है, एसी को बदलता है, क्या करता है? तो यह हेवी वोल्टेज एसी टू लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, मतलब उच्च आवृत्ति की धारा वोल्टेज। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च आवृत्ति धारा वोल्टेज को निम्न आवृत्ति धारा वोल्टेज में, मतलब कि हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में बदलता है, वह होता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो आपको यह समझ में आ गया है, यहाँ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एकीकृत परिपथ में कौन सा संगठक विकसित नहीं हो सकता? दोस्तों मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए या कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेशेंस बना के आपको पूरी क्लास देखना है। तो निम्नलिखित में एकीकृत परिपथ में कौन सा संगठक विकसित नहीं हो सकता? यहाँ पर नहीं बोला है। क्या बोला है? नहीं बोला है। कैन नॉट बी डेवलपमेंट विद इन अ। तो यह क्या हो जाएगा? तो वह रहेगा आपका ट्रांसफार्मर ही। क्या रहेगा? ट्रांसफार्मर ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका?
एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बैटरी आपकी जो है चार्ज पे लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सा उससे क्या है विजिबिलिटी थोड़ी आपकी क्लियर रहेगी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन जो है कवर अप करा दिए जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रात्मक इकाई मैक्सवेल है। यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है। तो मैक्सवेल जो यूनिट होती है चुंबकीय प्रेरण की होती है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता सर्वोत्तम होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर रिपीट हो गया है। चांदी जो होता है सिल्वर, इसकी जो विद्युत चालकता होती है मतलब कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है यह बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आपका अमीटर होता है, इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है। तो अमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है विद्युत का प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, कि जब प्रतिरोधों का संयोजन श्रृंखला में किया जाता है तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर पूछा गया है रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा, घटेगा या समान बनी रहेगी या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या रहेगा, इंक्रीज होगा या बढ़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई या अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। रेजिस्टेंस की यूनिट बताना है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ए में ही आपको मिल जाता है ओम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन सी ऊर्जा को इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करती है, क्या क्या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो जो विद्युत मोटर होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। विद्युत मोटर का कार्य है इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि धारा और प्रतिरोध क्रमशः 10A और 50A है, यहाँ पर आपको दिया गया है धारा और एम्पियर, यहाँ पर आप इंग्लिश देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका ए। और 50 ओम, तो यहाँ पर संभावित अंतर आपको पूछना है। प्रतिरोध और यह दिए है, धारा दी है आपको 10 एम्पियर की, 50 का आपका दिया है प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संभावित अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो संभावित अंतर आप इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, 50 × 10 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 500 वोल्ट। तो यहाँ पर यूनिट भी ध्यान में रखना है, वी मतलब कि वोल्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक के बीच विद्युत धारा और संभावित अंतर के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर उसका कुल मिला के आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, जो होता है वी अपॉन आई। क्या होता है, वी अपॉन आई क्या होता है, वी अपॉन आई इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित अंतर के समानुपाती होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन ऑफ द क्या बोला गया इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात की गई है, क्या यह प्रतिरोधक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टाइम हो जाएगा, पावर हो जाएगा या करेंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर करेंट रहेगा। क्या रहेगा, करेंट रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखिएगा, करेक्ट है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, करेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की बेहतरीन संवाहक है। तो अगेन आपको पता रहना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आपको सिल्वर कहीं मिल जाता है तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई रूपों में भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देखते चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, इंसुलेटर मतलब जिसमें से विद्युत धारा नहीं बहती है। तो इंसुलेटर नहीं है बोला है यहाँ पर, तो कागज इंसुलेटर है क्योंकि इसमें से विद्युत धारा नहीं बहेगी। हीरा भी है, एबोनाइट भी है, एबोनाइट एक प्रकार की लकड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा नाइक्रोम। क्या आ जाएगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार बने होते हैं हीटर के लिए, किसके लिए, हीटर के लिए। तो इससे आपको रिलेट करना है डायरेक्ट वहाँ पर, नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, इस टाइप के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18 वोल्ट्स, यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर बताना है इंटू 3 ओम्स कितना हो जाएगा 18 वोल्ट बराबर। तो आपको आपने अभी हमने जो क्वेश्चन
डिस्कस किया था वो कैसे किया था, उसी टाइप से आपको इसमें उल्ट दे दिया गया है। तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, उसमें हमने मल्टीपल किया था ओम को, इसको हमको डायरेक्ट डिवाइड करना है, तो यह आ जाएगा आपका 6 मतलब कि 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 भी क्या, तो एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर, मतलब कि 6 एम्पियर प्लस इंटू 3 ओम, ठीक है 3 ओम, तो इक्वल आ जाएगा आपका 18 वोल्ट, क्या आ जाएगा 18 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको 18 वोल्ट दिया था, हमको यहाँ पर निकालना था एम्पियर, जो कि आपका 6 एम्पियर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये टॉपिक ही ऐसा है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा। मतलब कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें इंक्रीज होता है करंट, तो क्या होगा, तो वोल्टेज क्या घट जाएगा क्या इसी कंडीशन में, या बढ़ेगा, या वही रहेगा, या शून्य होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि अब ओम की यहाँ पर यूनिट कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है कि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगा, धारा में वृद्धि होगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो विद्युत चालकता के आधार पे चुनना है, तो तांबा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, मानव शरीर हो गया, रबर हो गया। तो आप सभी जानते हो कि रबर जो होती है कुचालक होती है, बेड कंडक्टर आप इसको कह सकते हो, या इंसुलेटर ही कह सकते हो। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है तांबा, सल्फर, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो देखते ही बनता है आंसर, क्या बनता है, वह बनता है कापर या तांबा। तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का प्रश्न आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी परिपथ में विभवांतर तथा धारा को दुगना कर दिया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, क्या वह बढ़ता है क्या, या यहाँ पर और ऑप्शन भी आप देखते चलिए, क्या होगा, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, वही रहता है, या कम होता है। तो वह डेफिनेटली वही रहेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा रिमाइंस ऑफ द सेम, मतलब कि वही रहता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। और इसमें आपसे पूछा गया है, इसके अलावा अधातु, क्या बोला है, देखिएगा क्वेश्चन, इसके अलावा अधातु बिजली की सुचालक होती है। यहाँ पर आपको बताना है बेस्ड ऑन नॉन मेटल्स और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ऑप्शन है ग्रेफाइट है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या हाइड्रोजन है। तो ग्रेफाइट बिल्कुल इसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इसके अलावा बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया यहाँ पर। तो यही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है इसीलिए। अब देखिएगा यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 62, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए है, एक तार में प्रवाहित विद्युत प्रवाह की मात्रा तार की लंबाई के समानुपाती होती है। अगले में बोला है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन में आपके कि एक तार में प्रवाहित विद्युत प्रवाह की मात्रा तार के सिरों के बीच वोल्टेज के अंतर के समानुपाती होती है। बताइए क्या वोल्टेज के अंतर के समानुपाती होगी, तो बिल्कुल वोल्टेज के अंतर के ही समानुपाती होती है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर देखते ही बनता है ऑप्शन नंबर बी, क्या आ जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से इंसुलेटर है। तो माइका और कॉटन, माइका और रबर, सॉरी मेटल और रबर, और मेटल और माइका। तो यहाँ पर आपको बताना है, इंसुलेटर की बात की गई है। तो यहाँ पर इंसुलेटर क्या क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन देखिएगा, ए एंड बी ओनली, मतलब कि ए और बी दोनों बोला गया है। तो मेटल यहाँ पर आ गया है, और आप सभी जानते होंगे कि जो मेटल है वह तो कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पर भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइका और कॉटर्स होगा, मतलब कि ओनली ए होगा। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं, या आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का सुचालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड समाधान, मतलब कि सॉल्यूशन, या ग्लूकोज का सॉल्यूशन, या एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो आप सभी जानते होंगे कि जो ग्लूकोज होता है इसका सॉल्यूशन जो होता है यह नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का। 65 क्वेश्चन यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जब एक कंडक्टर के पार अनुभाग का क्षेत्र दोगुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध बन जाता है। तो इसका प्रतिरोध कैसे बन जाएगा? तो इसका प्रतिरोध हाफ मतलब कि आधा हो जाएगा और वह मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगुना हो जाए तो उसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसके सिरों पर अगर विभवांतर दुगुना हो जाएगा तो बहने वाली धारा भी डबल हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? 2 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संभावित अंतर V, यहाँ पर आप देखिएगा V आपको और विद्युत प्रवाह मतलब कि I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी ओम ने। क्या की थी? ओम ने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 68 नंबर का। 68 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यही आपको मिल गया। इसमें आपसे पूछा गया है, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है, ध्यान से समझिएगा कितना है कॉइल का प्रतिरोध? 750 ओम। तो 220 वोल्ट स्रोत के लिए इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितना करंट प्रवाहित होगा? आपको यहाँ पर एम्पियर निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पर आपको एम्पियर निकालना है। और हमने जो आपका फॉर्मूला बताया था वह क्या था? आपको एम्पियर निकालना है तो आप क्या करोगे? तो इसका कर दोगे आप डिवाइड, मतलब कि इसको दे देंगे आप भाग। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो आएगा वह क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा वोल्ट, मतलब कि 220। और यहाँ पर जो ओम है कितना है? 750 है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो आएगा पॉइंट में ही आएगा, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो 29 ए जो रहेगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। चलिए देखते चलिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रेजिस्टेंस कितना दिया था? 750 ओम दिया था। वोल्टेज कितना दिया था? 220 वोल्ट दिया था। तो यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल आई आर। तो आपको क्या मेजर करना है यहाँ पे? आई, मतलब कि आपको आई निकालना है। तो क्या करोगे? V में R को यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर देखिएगा डिवाइड किया है तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह इतना निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है बिल्कुल आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। यह जो आपकी ई बुक रहने वाली है बेस्ट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। इसमें टॉपिक वाइज जैसे इलेक्ट्रिक टॉपिक है तो हर लेवल का क्वेश्चन हमने कवर किया गया है। ऐसे ही आपका यूनिट आएगा, वहाँ पर भी मान लीजिए आपका प्रकाश मतलब कि लाइट वाला चैप्टर है, वहाँ से भी चाहे वो लाइट से रिलेटेड नियम हो, जैसे पूछा जाता है आपको मायोपिया के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाएगा, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम के बीच का वर्णन करता है। ओम का नियम वर्णन करता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि संभावित विद्युत प्रवाह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून धातु के तार से बहने वाली धारा और उसके सिरों के से संभावित अंतर के बीच संबंध का वर्णन करता है? यहाँ पर आप इंग्लिश देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। लॉ मतलब आप कानून को यहाँ पर डायरेक्ट समझिएगा, लॉ मतलब नियम। क्या? नियम। विच ऑफ द लॉ, तो कौन सा नियम है वह? क्या वह ओम का नियम हो जाएगा क्या? या आरोपों का नियम मतलब लॉ ऑफ चार्जेस, या रेडिएशन मतलब कि विकिरण का नियम, या जूल का नियम होगा? तो वह हो जाएगा ओम का नियम। क्या हो जाएगा? ओम का नियम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दो सिरों में संभावित अंतर कौन बताता है? ओम का नियम ही बताता है प्रतिरोध के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए किसी परिपथ का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी? वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किसी परिपथ का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो आपको धारा बताना है। तो यह तो घटेगी, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेते पहले हम। आधे से बढ़ जाएगा, आधे से घट जाएगा, स्थिर रहेगा या शून्य रहेगा। तो मैंने भी आपको बताया था घटेगी, तो आधे से घट जाएगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, अक्सर विद्युत परिपथों में करंट कंट्रोलर का उपयोग नियंत्रित करने के लिए होता है।
तो करंट कंट्रोलर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है प्रतिरोध को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि रेजिस्टेंस को। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको? तो प्रतिरोध को। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है क्या? आपका जो रेजिस्टेंस होता है इसको टेम्परेचर इसको प्रभावित कर सकता है क्या, इस पे इफेक्ट डाल सकता है क्या, या नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब कि पदार्थ की प्रकृति, या कंडक्टर की लंबाई, या एरिया ऑफ ट्रांसवर्जन पैसेज मतलब कि अनुप्रस्थ मार्ग का क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? तो देखिए टेम्परेचर तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा ही। नेचर ऑफ प्रकृति और कंडक्टर की लंबाई, तो कंडक्टर की लंबाई भी डालेगी, मतलब ए और सी भी डालेगा। और पदार्थ की प्रकृति यह भी डालेगी, किस टाइप का वह मेटल आदि है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह यह भी होगा। और जहाँ तक हो एरिया ऑफ ट्रांसवर्सन पैसेज मतलब कि अनुप्रस्थ जो क्षेत्र है या मार्ग है वह, तो यह भी डालता है। तो इसका आई थिंक आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए बी सी और डी। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको हम फिर से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता मान उसकी चालकता से निर्धारित होता है। कम प्रतिरोधकता वाली धातुएं क्या मिश्र धातुओं की तरह व्यवहार करेगी? कम प्रतिरोधकता वाली धातुओं की बात की गई है यहाँ पे, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन जो है पूछने का मतलब यही से है। क्या यह मिश्र धातुओं की तरह व्यवहार करेगी, या अच्छा इंसुलेशन की तरह व्यवहार करेगी, या एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगी, या अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगी? तो जो कम प्रतिरोधकता वाली धातुएं होती हैं वह क्या करेगी? प्रतिरोध कम हो रहा है, वह तो एक अच्छा कंडक्टर ही कह सकते हैं हम। तो एक कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगी। कैसे कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर समझ गए तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 75 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एक विद्युत चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। एक विद्युत चालक की प्रतिरोधकता क्या एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन इस पे निर्भर करेगी, ऑल गिवन ऑप्शन, या लेंथ, या मटेरियल? तो क्या इन सभी पे करेगी? किस पे करेगी? तो वह करेगी धातु पे, मतलब कि मटेरियल पे, कि कैसा मटेरियल है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व का गुण का कारण है। जो आपकी मेटलिज्म का जो गुण होता है उसका कारण क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन की स्थिरता के कारण इनमें चुंबकत्व का गुण आता है, प्रोटॉन की स्थिरता के कारण, या सभी न्यूट्रॉन की स्थिरता के कारण, या इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय कक्षीय गति के कारण? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की ही गति के कारण चुंबकत्व का गुण आता है, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय कक्षीय गति के कारण चुंबकत्व का गुण आता है वस्तुओं में। और यहाँ आप चीज़ें हर किसी से रिलेट करके देख सकते हो, जैसे कि जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर घूमती है चुंबकत्व गुण के ही कारण, या आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो एक हिसाब से। वही नियम यहाँ पर भी लागू हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पदार्थ में ऐसा क्या है जो इसे अतिचालक पदार्थ बनाता है? बताइए। एक होता है आपका चालक, ये मतलब कि कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और एक होता है अतिचालक मतलब कि सुपर कंडक्टर आप इसको कह सकते हो। तो यह सुपर कंडक्टर पदार्थ बनता है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके प्रतिरोधकों का मूल्य नकारात्मक है, मतलब द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, तो यह तो आपका हो नहीं सकता। अगला है प्रतिरोधकों का मूल्य बहुत कम है, या प्रतिरोधी होगा, या प्रतिरोधक का मूल्य शून्य होगा। हाँ, प्रतिरोधक का मूल्य शून्य होगा, यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सुपर कंडक्टर को आप समझ ही चुके होंगे क्या होगा, जिसमें विद्युत धारा में प्रतिरोध कम हो, अधिक से अधिक धारा बह सके। तो यहाँ पर उसी हिसाब से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिरोधकों का मूल्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तभी तो सुपर कंडक्टर बनेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है 78 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता कम है? क्या नाइक्रोम की है, कांच की है, एबोनाइट की है, या डायमंड की है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोच के बताइएगा। इसमें प्रतिरोधकता कम है बोला गया है, लो रेजिस्टेंस की बात की गई है यहाँ पर।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात आएगी, किसको लागू होगी? नाइक्रोम पे ही लागू होगी। भाई कांच पे नहीं हो सकती, एबोनाइट तो लकड़ी होती है, हीरा कुचालक होता है, कैसा होता है? कुचालक होता है, तो इस पे भी नहीं हो सकती। हाँ, नाइक्रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता कम है मतलब कि गुड कंडक्टर है, कैसा है? गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा नाइक्रोम। आप किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हो, चाहे कान को इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है तांबे की प्रतिरोधकता है। तो तांबे की प्रतिरोधकता 1.69 होती है, कितनी होती है? 1.69, यह आपको याद रखना होगा, इंटू 10 की पावर 8 ओम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 9 यहाँ पर 8 दिया है माइनस में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.69 इंटू 10 की पावर -8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन रहेगा यह भी। 200 ओम के दो प्रतिरोधक को एक दूसरे के समानांतर जुड़े हैं, फिर इनकी संयोजन श्रृंखला में 10 ओम प्रतिरोधकता के साथ और जोड़ा जाता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका तुल्य प्रतिरोध भी उतना ही होगा जितना पहले से जुड़ा था। समानांतर क्रम में कितना जुड़ा था? 20 जुड़ा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्या? डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक के लिए उच्च प्रतिरोध पदार्थ करने वाला तत्व कहलाता है। अ एलिमेंट ऑफर हाई रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ कॉल्ड। तो हाई रेजिस्टेंस बोला है, उच्च प्रतिरोध प्रदान करने वाला तत्व, क्या वह कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, रेजिस्टेंस होगा या सेमी कंडक्टर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होगा? उच्च प्रतिरोध प्रदान करने वाला बोला है, तो वह प्रतिरोधी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको किसका बोला था? कि प्रतिरोध का बोला था, कि प्रतिरोध प्रदान करने वाला, तो वह होगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेटर हो जाएगा प्रतिरोध। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो इसका परिणामी तापीय प्रभाव क्या होगा? तो वह भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हाफ, मतलब कि आधा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2V, यहाँ पर इसको आप ऐसा देख लीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिखा है कि क्षमता वाला लागू होता है, तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर, कितनी है? 1 एम्पियर है। तो प्रतिरोध आपको बताना है, और हमने इससे पहले भी प्रतिरोध यहाँ पर किया था डिस्कस। तो क्या आ जाएगा आपको? तो उसके लिए आपको इसको मल्टीपल कर देना है, 2 × 1 इक्वल क्या आ जाएगा आपका? 2। क्या आ जाएगा? 2। और इसको कहाँ में लिखेंगे? ओम में लिखेंगे। तो ओम लिख सकते हो आप, या तो डायरेक्ट ओम का यहाँ पर आप लोगो भी लगा सकते हो, मतलब कि उसका जो चिन्ह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपका क्वेश्चन रहेगा 84 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है 84 नंबर के क्वेश्चन, जब उनके संयुक्त प्रतिरोधक में कई प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। जब कई संयुक्त प्रतिरोध की बात की गई है यहाँ पर, तो क्या वह बराबर, मतलब कि समानांतर होगा, बॉक्स होगा, क्षैतिज होगा या सीरीज होगा? तो यह समानांतर होगा। कई प्रतिरोध जोड़ने की बात की गई है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एसआई यूनिट ऑफ ओम। ओम का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी तक देखते ही आ रहे हैं, हम कई बार देख चुके हैं इसी क्लास में। रेजिस्टेंस है, चाहे वो किसी क्वेश्चन के जरिए देखा हो या ऑप्शन के, मतलब कि प्रतिरोध है ओम का मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलेटर की प्रतिरोधकता क्या होती है या क्या है? व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर? तो इंसुलेटर की कितनी होती है? लगभग 10 की पावर 12 होती है। यहाँ पर आप ऑप्शन इसको दो को तो एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ देखिएगा 10 की पावर -12 ओम टू 10 की पावर 17 ओम, और 10 की पावर 12 ओम टू 10 की पावर 17 ओम। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़े से क्वेश्चन आपके और बचे आज की क्लास के। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करने का बोला था, और हम 100 क्वेश्चन पूरे कराएंगे। पेशेंस बना के आपको पूरी क्लास को देखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि समानांतर सर्किट में खराबी के कारण कोई विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देता है, तो अन्य सभी उपकरण क्या हो गए? क्या बोला है यहाँ पे? समानांतर सर्किट में खराबी के कारण
कोई विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देता है तो अन्य सभी विद्युत उपकरण भाई समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो क्या होगा उनका, यहाँ पर आपको बताना है क्या वह उपकरण भी दोगुनी क्षमता पर काम करेगी। भाई एक तो खराब हो ही चुका है तो क्या वो दोगुनी क्षमता पर काम करने लग जाएगी या काम ही नहीं करेगी। समानांतर क्रम की बात की गई है ना कि श्रेणी क्रम की। या सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखेंगे, तो बिल्कुल सामान्य रूप से कार्य करना वह जारी रखेगी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि विभवांतर वाले किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है प्रतिरोध क्या होगा, तो वह भी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्या यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर तो आपको यहाँ पर दिया ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर का, दो में से एक बल्ब दूसरे की तुलना में अधिक चमकीला है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात की गई है, सबसे अधिक किसका होगा भाई, एक चमकीला है तो जो डीम बल्ब है उसका होगा, जो ज़्यादा चमक रहा है उसका होगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली किसका प्रतिरोध ज़्यादा मतलब अधिक होगा, तो जो डीम बल्ब है उसका होगा, तभी तो वहाँ पर डीम है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को भली भांति समझ चुके होंगे क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कई डिस्कस किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है, कितना है 40 ओम है, और एक में 8 ओम कंडक्टर को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया था, तो सर्किट का कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ओम को और ओम को जोड़ लो तो यह तो आ जाएगा आपका 40 और 8। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर फिर वही आ गया कि किसकी प्रतिरोधकता होगी, तो यहाँ पर देखिए एबोनाइट है, कॉपर है, नाइक्रोम है, ग्लास है। बिल्कुल एबोनाइट की होगी क्योंकि ये लकड़ी है, एक प्रकार की क्या है, लकड़ी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़ी 3 20 कुंडलियों का कुल प्रतिरोध कितना होगा। कितनी, 3 20 कुंडलियाँ जुड़ी हुई है, तो 3 और 20 कुंडलियाँ बोला है, तो यहाँ पर आप 3 गुणित 20 कर सकते हो, मतलब 3 इक्वल इंटू आप करोगे तो 16 आ जाएगा ओम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। लेंथ है, प्रेशर है, एरिया अक्रॉस सेक्शन है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप कह सकते हो, या मीटर है, तो कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्रेशर नहीं करेगा। क्या करेगा, प्रेशर नहीं करेगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया। आप इसका एलसीएम लो या कुछ करो, आप इसको निकाल सकते हो। तो इसका आएगा डायरेक्टली ओम में ही आंसर आएगा। क्या, बिल्कुल आएगा। तो हमको यहाँ देखते ही बन रहा है 25 ओम। क्या बोल रहा है, 25 ओम। तो डी यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। विद्युत चुंबकत्व, चालकता, काउंटर लेन देन मतलब कि काउंटर ट्रांसैक्शन, या चयनात्मक मतलब कि सेलेक्टिविटी। तो यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है चालकता मतलब कि कंडक्टिविटी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सिंबल दिया गया है, पूछा गया कि सर्किट आरेख में प्रतीक का प्रयोग निम्न किया जाता है, तो किस अनुसार किया जाएगा, रेजिस्टेंस। इसके अनुसार ए रेजिस्टेंस आर। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको चिन्ह देख के यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में सिग्नल का उपयोग द्वारा दर्शाया जाता है। यह सिग्नल की बात की गई है, इसका उपयोग किसके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टर, रेजिस्टर्स, वायर जॉइंट या इलेक्ट्रिक सेल। तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, मतलब कि ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। क्या बोला है, एक तो तार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। 11 ओम वाला प्रतिरोध है, इसकी तार की त्रिज्या को कर दिया गया है 2 गुना। तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ वह हो जाएगा 2.75 ओम। यह आपके किसी भी
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी चाहे एनपीसीआईएल हो या बीआरसी हो, वहाँ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या तापमान के, प्रतिरोधकता के, लंबाई के या क्रॉस सेक्शन के, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी। तो जब भी प्रतिरोध बढ़ेगा विद्युत धारा घटेगी, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही है रोकना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यह हमारे आज के 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से जितने भी लगभग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपको यहाँ पर मिल गए हैं। आगे की क्लास भी आपको मिलती रहेगी। बस आपको एक ही काम करना है, जैसे ही आपको क्लास मिले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इसमें आपका कंप्लीट कोर्स है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई क्यूरीज आदि हो तो आप टेलीग्राम पर मतलब आप डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो अगर आप आगे भी अगर प्लांट ऑपरेटर का एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो एनपीसीआईएल में हो, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हो, ईसीआईएल में, एनएफसी में हो, हेवी वाटर बोर्ड हो, या आईजीसीआर में वैकेंसी आती है वहाँ पर हो, सभी जगह आपको ये बुक काम में आएगी। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर जो होता है आपका, यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं जो ऑपरेटर या प्लांट ऑपरेटर के नाम से, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लेवल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हम रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। अगर आप अच्छे से क्लास का रिस्पांस देते हो तो सभी लोग क्लास को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।